अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ तो सबसे पहले ओम्स लॉ स्टार्ट करते हैं। हमारे पास तीन एलिमेंट हैं, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। इन तीनों के लिए हम ओम्स लॉ अलग अलग देखेंगे। ओम्स लॉ क्या होता है तीनों एलिमेंट के लिए, फिर हम देखेंगे कि तीनों में जो रेजिस्टेंस है वो क्या वर्क करता है, इंडक्टेंस क्या वर्क करता है, कैपेसिटेंस क्या वर्क कर सकता है, रेजिस्टेंस किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस की क्या यूनिट हो सकती है, रेजिस्टेंस की क्या डायमेंशंस हो सकती है। तो यहाँ पर हम रेजिस्टेंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ में। तो बात करते हैं ओम्स लॉ की। हम एक कंडक्टर ले रहे हैं, जिसकी लेंथ जो है वो L है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो A है, और हम इसको एक बैटरी से सोर्स ऑफ ईएमएफ से कनेक्ट कर रहे हैं, इसकी वोल्टेज V है। ठीक है, अब हमने कहा दो तरीके से हमारा जो ओम्स लॉ चलता है। पहली अप्रोच है इलेक्ट्रिक सर्किट अप्रोच और दूसरी अप्रोच जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी अप्रोच। वो क्यों मैं बताना चाह रहा हूं, अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्यों बताना चाह रहा हूं। हमने एक टॉपिक पढ़ा होगा इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, E is B by L। करंट से रिलेटेड एक वर्ड पढ़ा होगा करंट डेंसिटी, J is I by A। जब हम इलेक्ट्रिक सर्किट अप्रोच लेते हैं देन हम डील करते हैं वोल्टेज और करंट से। तो हम डील करते हैं वोल्टेज और करंट से। कट कर देना इसको। जब हम इलेक्ट्रिक सर्किट अप्रोच करते हैं तो हम डील करते हैं वोल्टेज और करंट से, बट जब हम मैग्नेटिक फील्ड थ्योरी अप्रोच पढ़ते हैं तो हम वोल्टेज और करंट को नहीं जानते, हम जानते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी और करंट डेंसिटी। और इसका थोड़ा सा मैं आपको मीनिंग बता दूं क्या होते हैं। सपोज आपके पास 12 वोल्ट का एक बैटरी है और ये जो कंडक्टर लिया है ये आपने लिया है 10 सेंटीमीटर का। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ये आ गया 1.2 वोल्ट पर सेंटीमीटर। मीनिंग क्या है, जो आपने 12 वोल्ट की बैटरी 10 सेंटीमीटर के वायर पे लगाई है, ये जो वोल्टेज है पर सेंटीमीटर कितना कितना आ गया 1.2 वोल्ट पर सेंटीमीटर। दैट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। इसी में आगे अगर आप बात करेंगे, जब हम पावर सिस्टम में जाएंगे तो इसी को स्ट्रेस बोलेंगे, इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम आएंगे, वो अलग बात है। फिर बात करते हैं करंट डेंसिटी। ये वर्ड आया करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को देखते हैं। तो करंट डेंसिटी क्या है, करंट पर यूनिट एरिया। तो अगर कोई बंदा ये देखे कि पर यूनिट एरिया से कितनी करंट गुजर रही है तो उसको बोलते हैं करंट डेंसिटी। इसकी यूनिट क्या होगी, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मेरा मीनिंग कहने का क्या है, जब हम फील्ड थ्योरी अप्रोच लेंगे तो हमारे पास वोल्टेज ना होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी होगी, और करंट ना होगा, क्या होगी, जे होगी। तो अगली बात स्टार्ट करते हैं नाउ। इनपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आउटपुट। जैसे ही मैंने V दिया, दैट मीनिंग वहां पर E है, और जैसे ही मैंने V दिया उसके रिस्पॉन्स में क्या आया, I आया। तो दो अप्रोच स्टार्ट करते हैं। जब मैंने V दिया तो V के करस्पॉन्डिंग क्या मिला, E। V के करस्पॉन्डिंग I है, बट I को नहीं लेना, मेरे को क्या लेना है, J को लेना है। तो J इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो एक वर्ड आता है कंडक्टिविटी, सिग्मा। यही जो है हमारे पहली फॉर्म ऑफ द ओम्स लॉ है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द ओम्स लॉ। दो बार पेपर में आ भी चुका है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द ओम्स लॉ क्या है, फील्ड फॉर्म ऑफ द ओम्स लॉ क्या है, यही होगी। तो आपको याद क्या करना है, ये जो फॉर्मूला आया है J इक्वल्स टू सिग्मा E, ये आया है फील्ड अप्रोच से। तो उसका दो नाम है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द ओम्स लॉ और फील्ड थ्योरी फॉर्म ऑफ द ओम्स लॉ। और जितने भी ओम्स की नए नए रूप हैं वो इसी से निकले। वो कैसे निकले वो देखते हैं। देखो, तो J बराबर हमारे पास था सिग्मा E। J की वैल्यू होती है I बाई A, अभी हमने देखा था। सिग्मा को एज इट इज रखते हैं। E की वैल्यू थी V बाई L। नाउ मैं यहां से ले रहा हूं B बाई I का रेशियो पहली बार। तो B बाई I का अगर रेशियो लेंगे हम लोग तो यहां पे आएगा L अपॉन A, और कंडक्टिविटी यहां पर आ जाएगी V बाई I। कंडक्टिविटी आपको पता होना चाहिए, 12th में था और डिप्लोमा में भी होगा, बीटेक में भी होगा। कंडक्टिविटी बराबर होता है 1 अपॉन रेसिस्टिविटी। तो इसको लिख सकते हैं रो L अपॉन A V बाई L।
और आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा V अपॉन आई, R बराबर होता है रो L बाई ए, सो V बराबर R आई। तो ये हो गई आपकी सेकेंड फॉर्म ऑफ द ओम्स लॉ। डन। तो पहली फॉर्म में देखिए J इक्वल्स टू सिग्मा ई, ये है फील्ड थ्योरी अप्रोच फॉर्म ऑफ द ओम्स लॉ, और ये है इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर्म ऑफ द ओम्स लॉ। इसी को अगर मैं डायरेक्ट कवर करूं, देखो आपने वोल्टेज दिया और जैसे ही वोल्टेज लगाया क्या मिला, करंट लगा। इस रिलेशन को वेरीफाई कर लो। आपने करंट दी और इससे क्या मिला, वोल्टेज। इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, आर आई। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है J बराबर सिग्मा, यही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत कम पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड फॉर्म देखते हैं ओम्स लॉ की क्या हो सकती है। थर्ड फॉर्म अगर हम देखें, मैंने अभी लिया था यहां पर B बाई आई का रेशियो, अगर नेक्स्ट टाइम मैं लेता हूं I अपॉन B का रेशियो, तब देखते क्या होता है। I अपॉन A बराबर सिग्मा B बाई आई। इस बार मैं I बाई अब हम क्या करते हैं, अभी हमने लिया था B बाई आई का रेशियो, अब हम इस बार लेना चाह रहे हैं I अपॉन B का रेशियो। तो I अपॉन A सिग्मा B बाई एल। I बाई B, तो B को तो ले आते हैं भाई, I अपॉन B बराबर सिग्मा A अपॉन एल। अब इसको जरा सेट कर लें, ये है क्या चीज। तो अगर आपने देखा हो R बराबर होता है 1 बाई G, G बराबर हो गया 1 बाई R, और R का फॉर्मूला पता है, R इक्वल टू होता है रो L अपॉन 8। उसको सेट कर लेते हैं, G इक्वल टू A ऊपर चला जाएगा, रो L आ जाएगा, और 1 बाई रो को बोलते हैं कंडक्टिविटी, A इंटू L। तो अगर यहां से इन दोनों को मैच करें तो ये है क्या, कंडक्टेंस लिखा हुआ है। सो I अपॉन V बराबर G, सो I बराबर GV। तो ये हो गई आपकी थर्ड फॉर्म ऑफ द ओम्स लॉ। ठीक है, यहां तक ये हो गई आपकी। तो रेजिस्टेंस के लिए मैं अगर दोनों को जो तीनों फॉर्म है उनको समराइज करूं, तो पहली फॉर्म हो गई J इक्वल्स टू सिग्मा ई, दूसरी फॉर्म हो गई V इक्वल्स टू आर आई, तीसरी क्या हो गई I इक्वल्स टू GV। और आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कौन सा आंसर अवेलेबल है। अगर आपके क्वेश्चन में जो है पहला ऑप्शन J इक्वल्स टू सिग्मा ई है तो आपको यही प्रेफर करना है। अगर ये नहीं है तो आपको चूज करना है V इक्वल्स टू आर आई। ये भी नहीं है तो I इक्वल्स टू क्या चूज करना है, I इक्वल्स टू GB। तो ये तीन फॉर्म हो गई किसके लिए, ओम्स लॉ के लिए। आगे बढ़ते हैं, अभी हमने सिर्फ ओम्स के लिए तीनों फॉर्म देखे। अब मैं कंबाइन कर रहा हूं जो हमारे तीनों एलिमेंट हैं R, L और C, इन तीनों के लिए एक साथ हम लोग देखते हैं। सो फर्स्ट इधर हम लेते हैं R, इधर लेते हैं L और इधर लेते हैं C। तो पहली फॉर्म अगर मैं ओम्स के लॉ के लिए देखूं, रेजिस्टेंस के लिए, तो मैंने प्रूफ कर चुका हूं J बराबर सिग्मा ई, दूसरी थी V इक्वल्स टू आर आई, और तीसरी बात थी I इक्वल्स टू GB। ये तो रेजिस्टेंस के लिए ओम्स लॉ के तीनों फॉर्म आ गए। इंडक्टर की बात करें तो इंडक्टर की अगर बात करें तो पहली फॉर्म ऑफ द ओम्स लॉ क्या आएगी, हमने देखा है VL बराबर होता है L di बाई dt, और इंड्यूस ईएमएफ वोल्टेज होता है N d फाई बाई dt। तो दोनों वोल्टेज हैं, दोनों की यूनिट को हम सेम कर लेते हैं। Li बराबर N फाई, सो N फाई बराबर Li, फाई बराबर L अपॉन N इंटू I, L एंड N आर कॉन्स्टेंट, सो फाई बराबर KI। ये जो हो गई आपकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द ओम्स लॉ फॉर द इंडक्टर, ये हो गई इंडक्टर के लिए। दूसरी बात करते हैं, अब इंडक्टर में आपको पता है इंडक्टर में जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के।
सो VL बराबर L di/dt, ये हो गई डिफरेंशियल फॉर्म। अब इसी से तीसरी फॉर्म हम निकालते हैं। हमें पता है VL बराबर L di/dt, di/dt लेफ्ट हैंड साइड में ले लेते हैं, 1/L VL, यहां से di/1/L VL, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं, 1/L VL dt। तो ये हो गई इंटीग्रेशन फॉर्म ओम्स लॉ की। डन। तो रेजिस्टेंस के लिए 3 फॉर्म हो गई, इंडक्टेंस के लिए 3 हो गई। अब देख बारी है कैपेसिटर की, तो सिमिलर फॉर्म लाते हैं कैपेसिटर के लिए। कैपेसिटर के लिए अगर आपने देखा हो Q बराबर CV, ये कैपेसिटर के लिए पहली फॉर्म द ओम्स लॉ हो गई। दूसरी अगर मैं सिमिलरली लाऊं डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द ओम्स लॉ कैपेसिटर के लिए जो हो जाएगी वो हो जाएगी I बराबर C dV/dt। सिमिलरली अगर मैं इंडक्टर के सिमिलर लाऊं इंटीग्रेशन फॉर्म ऑफ द ओम्स लॉ, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी यहां से V बराबर 1/C I dt। ठीक है यहां तक। तो हमने रेजिस्टेंस के लिए, इंडक्टेंस के लिए और कैपेसिटेंस के लिए तीनों की ओम्स लॉ की फॉर्म क्या कर ली, देख ली। इसको और आगे बढ़ाते हैं। अब हमने ओम्स लॉ देख लिया, अब VI कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं कि ओम्स लॉ की क्या होती है, रेजिस्टेंस की क्या होती है। देखते हैं VI कैरेक्टरिस्टिक तीनों के लिए एक साथ। सो Y एक्सिस पे J लेते हैं, X एक्सिस पे E लेते हैं, और आपको ये ध्यान रखना है कैसे हम लोग ले रहे हैं, Y = होता है mx से। ठीक है। तो अगर मैं Y = mx को फॉलो कर रहा हूं, J Y एक्सिस पे J है क्योंकि हमारा रिलेशन क्या था, J सिग्मा E। तो Y एक्सिस पे J, X एक्सिस पे E, तो हमारा जो स्लोप आ गया वो क्या आ गया, ये आ गया द स्लोप, और हिंदी में बोलते प्रवणता, ये आ गया। अगर मैं दूसरी फॉर्म लूं तो आ गया आपका V इधर, I इधर, तो मेरे पास स्लोप आ गया R। अगर मैं थर्ड लूं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, V = RI था, फिर I = क्या था, GB था। तो अगर मैं थर्ड फॉर्म ऑफ द ओम्स लॉ लूं तो Y एक्सिस पे मेरे को I लेना पड़ेगा और X एक्सिस पे क्या लेना पड़ेगा, V लेना पड़ेगा। तो मेरा स्लोप क्या हो जाएगा, G। ठीक है। यहां तक आगे बढ़ते हैं, इंडक्टर के लिए आते हैं। तो इंडक्टर के लिए अगर मैं ड्रॉ करूं तो पहली फॉर्म थी phi = KI, तो ये आपका कर्व आएगा phi और ये आएगा I, तो स्लोप इज K। डन। आगे मैं बात करूं डिफरेंशियल फॉर्म की बात करूं मैं, तो आपका यहां था VL, यहां था di/dt, तो स्लोप आ गया आपका L। अगर मैं इंटीग्रेशन फॉर्म ऑफ द ओम्स लॉ देखूं तब मेरे पास इधर आएगा I और इधर आएगा V dt, और उस समय आपके पास जो स्लोप होगा वो होगा 1/L फॉर द इंडक्टर। और अगर मैं कैपेसिटर की बात करूं सेम, तब तो कैपेसिटर में पहली फॉर्म क्या थी, Q बराबर CV, तो इधर आ गया Q, इधर आ गया V, तो आपका स्लोप हो गया C। इसी के मैं पैरेलल में अगर कैपेसिटर के लिए डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द ओम्स लॉ लूं तो इधर आएगा I, इधर आएगा dV/dt, इधर हो गया C, बिकॉज I बराबर C dV/dt। अगर मैं इंटीग्रेशन फॉर्म देखूं तब तो इंटीग्रेशन फॉर्म क्या होगी, इधर होगा V, इधर होगा इंटीग्रेशन I dt, और इधर जो होगा वो होगा 1/C। तो यहां से देखें रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस तीनों के लिए हमने ओम्स लॉ की फॉर्म देखी, VI कैरेक्टरिस्टिक को भी देखा। अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनते हैं, वो देखते हैं क्या होते हैं, वो भी ग्राफ बेस्ड। सपोज जो VI कैरेक्टरिस्टिक है रेजिस्टेंस के लिए वो ये शो करिए, बट जो एग्जाम में ये कैरेक्टरिस्टिक इसको दिखा दी। मीनिंग क्या है, अगर आपका जो स्लोप है वो इस फॉर्म में आ जाए तो इसका मीनिंग क्या है, यहां पर हम लोग देखते हैं Y बराबर होता है mx,
एम बराबर बाई एक्स। सो वाई एक्सिस पे क्या है मेरा वोल्टेज और एक्स एक्सिस पे क्या है करंट। तो इस एक्सिस पे जो है वोल्टेज जीरो हो गया। क्या जीरो हो गया? वोल्टेज जीरो हो गया। तो वोल्टेज जीरो हो गया, करंट, तो एम क्या हो गया? जीरो। और एम था क्या हमारा? एम था रेजिस्टेंस। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो स्ट्रेट लाइन कैरेक्टरिस्टिक है, जो एक्स एक्सिस से मिल गई है, तो उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस जीरो। सिमिलरली अगर कैरेक्टरिस्टिक को कोई ऐसे ड्रॉ करके दिखा दे कि इसका क्या मीनिंग है, तो इसका क्या मीनिंग है? देखो आर बराबर था वी बाई आई। अब इस एक्सिस पे करंट जीरो हो गया, तो जीरो, तो रेजिस्टेंस क्या हो गया? इनफाइनाइट। तो यहां पे आपको मीनिंग देखना है कि एग्जाम में कैसे सेट करके दे रखा है कि अगर जो वीआई ग्राफ है रेजिस्टेंस का वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के समान पैरेलल कर दिया जाए या वर्टिकल एक्सिस के साथ कर दिया जाए, तो उसके क्या क्या मीनिंग हो सकते हैं। ये मीनिंग है रेजिस्टेंस जीरो और ये मीनिंग है रेजिस्टेंस इनफाइनाइट। डन यहां तक? अभी तक हमने देखा जो ओम्स लॉ देख लिया, रेजिस्टेंस के लिए ओम्स लॉ देख लिया, इंडक्टेंस के लिए देख लिया, कैपेसिटेंस के लिए देख लिया। अब पॉइंट फॉर्म में रेजिस्टेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनेंगे, वो देखते हैं, कवर करते हैं क्या क्या होती है। फर्स्ट पॉइंट, अगर फर्स्ट पॉइंट में बात करूं रेजिस्टेंस से रिलेटेड, ये आपने वर्ड सुना होगा, एक रजिस्टर वर्ड सुना होगा, एक वर्ड सुना होगा रेजिस्टेंस। तो हम इन दोनों में अंतर क्रिएट करते हैं। क्या है? Resistor is a device whose property is resistance which opposes the flow of current or sees the flow of electron। तो ये हो गया आपका रजिस्टर, और इसकी जो है प्रॉपर्टी है वो क्या होती है? रेजिस्टेंस। ये रजिस्टर का सिंबल है, ये किसका सिंबल है? रेजिस्टेंस का। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, रजिस्टर क्या है? रजिस्टर एक डिवाइस है, रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी होती है, और उस प्रॉपर्टी का वर्क है, उस प्रॉपर्टी का वर्क क्या है? करंट को हमेशा क्या करना? अपोज करना। वो कैसे अपोज करती है वो देखते हैं। आई इज बी बाई आर। अब अगर आर को देखें, अगर आर को मैं ले लूं जीरो एक बार, और एक बार आर को क्या ले लूं? इनफाइनाइट। जब मैं आर को जीरो लूंगा तो देखो करंट की वैल्यू क्या होगी? इनफाइनाइट। उसी समय अगर मैं आर को इनफाइनाइट ले लूं तो आई की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। तो मीनिंग क्या है? जहां रेजिस्टेंस मिनिमम होगा वहां करंट मैक्सिमम, जहां रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा वहां करंट क्या होगी? मिनिमम होगी। सो ये जो वैल्यू है ये रेजिस्टेंस की मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू। और ये कैसी वैल्यू है? मैक्सिमम वैल्यू। तो पहला मैं पॉइंट यही कवर करना चाह रहा हूं कि रेजिस्टेंस की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कौन कौन लोग देते हैं। तो अगर मैं बात करूं रेजिस्टेंस की जो मिनिमम वैल्यू है वो है जीरो, रेजिस्टेंस की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है इनफाइनाइट। ठीक है भाई, तो पहला पॉइंट देखते हैं, रेजिस्टेंस की जो मिनिमम वैल्यू है वो कौन कौन देता है? रेजिस्टेंस की मिनिमम वैल्यू देता है आइडियल कंडक्टर। कौन देता है? आइडियल कंडक्टर। आइडियल कंडक्टर का इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो जीरो होता है। दूसरा पॉइंट, जीरो रेजिस्टेंस किसका होता है? एक आइडियल जो वोल्टेज सोर्स है, आइडियल वोल्टेज सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी कितना होता है? जीरो होता है। तीसरी बात करें कि जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस किसका होता है? जो आइडियल अमीटर है, आइडियल अमीटर है उसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो कितना होता है? जीरो होता है। और अगर मैं बात करूं इंटरनल रेजिस्टेंस किसका जीरो होता है, तो चौथा पॉइंट देखता हूं, जो ऑप-एम्प है उसका भी आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होता है? जीरो होता है। तो ये हमने चार लोग देखे जिनके इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होते हैं? जीरो होते हैं। ये आपको जैसे जैसे आप सब्जेक्ट आगे बढ़ता जाएगा और आप इनसे मुखातिब होते जाएंगे। अगला देखते हैं मैक्सिमम रेजिस्टेंस कौन सा देता है। तो एक जो इंसुलेटर है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। दूसरा अगर बात करें सिमिलरिटीज की बात करें, आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होता है। इसी तरीके से जो आइडियल करंट सोर्स है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है? इनफाइनाइट होता है। सिमिलर आइडियल, जैसे आइडियल अमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होता है, वैसे ही जो आइडियल वोल्ट मीटर है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। ऑप-एम्प के सिमिलर में बात करूं तो ऑप-एम्प का जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो कितना होता है? इनफाइनाइट होता है। और इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंस है जब आप लोग ऑप-एम्प पढ़ेंगे एनालॉग में। तो ये मैंने बताया जो
जो रेजिस्टेंस है उसकी मिनिमम वैल्यू होती है 0, मैक्सिमम वैल्यू होती है इनफाइनाइट, ये कहां कहां से आपको मिलेगी, तो मैंने ये क्लियर कर दिया। अब मैं दूसरा पॉइंट कवर करना चाह रहा हूं कि रजिस्टर की प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस, इंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है इंडक्टेंस, कैपेसिटर की प्रॉपर्टी होती है कैपेसिटेंस। इन तीनों में क्या क्या अंतर होता है, तो पहले बात कर लेते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। रजिस्टर एक ऐसा डिवाइस है, रजिस्टर एक डिवाइस है, उसकी प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस, और उसका काम क्या है, करंट को अपोज करना। ऐसे इंडक्टर है, इंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है इंडक्टेंस, और वो अपोज करती है चेंज इन करंट का। कैपेसिटर एक डिवाइस है या एलिमेंट है, उसकी प्रॉपर्टी होती है कैपेसिटेंस, और उस कैपेसिटेंस का जो वर्क है, जो प्रॉपर्टी है, उसका मीनिंग है चेंज इन वोल्टेज का। तो इन तीनों को हम लोग कंबाइन करते हैं डेफिनेशन की फॉर्म में, तो आगे देखते हैं। तो दोनों में दूसरे पॉइंट में हम लोग क्या देखते हैं, रजिस्टर एंड रेजिस्टेंस, इंडक्टर एंड इंडक्टेंस। अगली में क्या करते हैं, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। ठीक है यहां तक। तो बात करते हैं, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, रजिस्टर इज ए एलिमेंट whose property is resistance, which opposes the flow of current। ठीक है, ये बात हो गई। तो ये तो बात हुई रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। अगर मैं इंडक्टेंस के रिस्पेक्ट में बात करूं, इंडक्टर is an element whose property is inductance, which opposes the change in current, इसी बात को अगर कैपेसिटर के बात रिस्पेक्ट में बात करें, कैपेसिटर इज एन एलिमेंट whose property is capacitance, which opposes the which opposes the change in voltage। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, अभी मैंने बताया भी था, I is V by R, R is 0, R is infinite, then current is infinite and current is 0। यहां अगर मैं चेंज इन करंट की बात करूं तो V L इक्वल्स टू L di by dt। अगर 0 समय में आप करंट को चेंज करोगे तो इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज हो जाएगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा। ऐसे अगर मैं यहां बात करूं कैपेसिटर में, तो कैपेसिटर में I बराबर क्या होता है, C dV ओवर dt। अगर आप स्मॉल समय में वोल्टेज के कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज चेंज करोगे तो कैपेसिटर के पास कितनी करंट हो जाएगी, इनफाइनाइट। तो ये जो बेसिक डिफरेंस है रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस में क्या क्या अंतर होता है, ये कवर कर लिया। इसके आगे आप थर्ड पॉइंट देखते हैं, रेजिस्टेंस से रिलेटेड क्या वर्ड हो सकता है। तो अगला पॉइंट कवर करते हैं, अगला पॉइंट करते हैं थर्ड, डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। ये डायमेंशन आपके पेपर में, कई पेपरों में बार बार रिपीट हो रही है, डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस।
अब ये ध्यान रखना, जो डायमेंशन है उसको निकालने का बहुत इजी तरीका है, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। सो आर इज बी बाई आई, बट v बराबर जो होता है w बाई क्यू, अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन पता हो, एंड i बराबर सॉरी i तो i है ही ना, w q इंटू वाई, आगे देखते हैं w q बराबर फिर i तो i स्क्वायर टी ना, आगे देखते हैं वर्ग रन क्या होता है, वर्ग रन होता है f इंटू डी आई स्क्वायर इंटू टी। अब f बराबर क्या होता है एम ए इंटू डी अपॉन आई स्क्वायर इंटू टी। अब अगर एम ए की डेफिनेशन जो फोर्स है उसकी फोर्स की डायमेंशन लिखूं तो होती है एम एल टी माइनस टू, और जो डिस्टेंस है उसकी डायमेंशन एल होती है, आई की डायमेंशन आई होगी और दैट इज स्क्वायर, और टी की तो टी होगी ही, ठीक है। इसको इधर लेते हैं। सो अगर मैं इन सबको कंबाइन करूं, आर एम एल टी माइनस टू इंटू एल अपॉन आई स्क्वायर इंटू टी, तो इसको सेट करते हैं। देखें आर बराबर हो गया, ये एम एल स्क्वायर हो गया, टी यहां नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस थ्री हो जाएगा, और आई स्क्वायर माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई आपकी रेजिस्टेंस की डायमेंशन। अब रेजिस्टेंस की डायमेंशन निकालने से फायदा क्या हुआ, इसके जितने भी ही रिलेटेड फॉर्मूले है या रेजिस्टेंस जिन जिन चीजों पर डिपेंड करता है उनकी डायमेंशन आपको इजीली याद हो जाएगी। तो देखो कैसे, G बराबर होता है 1 बाई आर, जब R की डायमेंशन निकल गई तो G की अपने आप ही निकल गई, M इनवर्स L 2 T 3 I 2, कंडक्टेंस की डायमेंशन आ गई। कंडक्टेंस की डायमेंशन क्या कर देखते हैं, इससे क्या फायदा हुआ रेजिस्टेंस की डायमेंशन निकलने से, और ना R बराबर होता है रो L अपॉन A, so rho is the resistivity or the specific resistance of the resistor, R into A upon L, रेजिस्टेंस को R ही लिखा रहने दें, एरिया का मतलब मीटर स्क्वायर, और ये मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया तो R इंटू मीटर, और मीटर की डायमेंशन क्या होती है L होती है, पता ही है। और अभी हमने जो रेजिस्टेंस उसकी डायमेंशन क्या निकाल दी, M L स्क्वायर T माइनस थ्री आई माइनस टू इंटू एल। तो यहां पर अगर मैं देखूं जो रेजिस्टिविटी है उसकी डायमेंशन आ गई एम एल क्यूब टी माइनस थ्री और आई माइनस टू। तो ये जो डायमेंशन है ये किसकी आ गई, आपकी रेजिस्टिविटी की डायमेंशन आ गई। तो देखा आपसे हमने करा क्या, रेजिस्टेंस की डायमेंशन निकालने से पहला फायदा क्या हुआ, कंडक्टेंस की मिल गई, दूसरा फायदा क्या हुआ, रेजिस्टिविटी की मिल गई, तीसरा जो यहां से एडवांटेज मिला मुझे वो मिला कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी बराबर क्या होता है, सिग्मा बराबर 1 बाई रो, सो 1 बाई रो हो गया, और रो की आप लोग निकाल चुके हैं एम माइनस वन एल माइनस थ्री टी प्लस थ्री आई टू। तो एक डायमेंशन सीखने से आपको कितनी डायमेंशन मिली, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। और ये भी ध्यान रखना है, कोई भी बंदा जो है रेजिस्टेंस की डायमेंशन याद नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर आपने याद करा तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। L का स्क्वायर क्यूब हो सकता है, T क्यूब में है, और माइनस में प्लस माइनस हो सकता है, तो याद मत करिएगा, इसको समझिएगा कैसे आया है ये, ठीक है। इसके आगे देखते हैं क्या होता है पॉइंट, रेजिस्टेंस से रिलेटेड और क्या चीजें हो सकती हैं। 4 पॉइंट देखते हैं रेजिस्टेंस से रिलेटेड। तो हमने अभी तक रेजिस्टेंस के ओम्स लॉ देख लिया, तीनों रेजिस्टेंस जो ओम्स लॉ है वो तीनों के लिए देखा, रेजिस्टेंस के लिए भी देखा, इंडक्टेंस के लिए भी देखा, कैपेसिटेंस के लिए देख लिया। हमने उनकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कौन लोग देते हैं वो भी देख लिया। फिर हमने रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस इन तीनों में अंतर देख लिया, डायमेंशन देख ली। अब अगला जो पॉइंट है, हमें अंतर जो डिफरेंस क्रिएट करना है, रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस, ठीक है। यहां से तो देखते हैं क्या होता है रेजिस्टेंस।
बड़ा बेसिक सा डिफरेंस है। और अब ज्यादातर एग्जामों में जो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन नहीं पूछी जा रही, कंडक्टेंस का क्या मीनिंग होता है, क्योंकि हमारे दिमाग में जो इंजन रहता है वो रेजिस्टेंस रहता है, कंडक्टेंस को लोग भूल जाते हैं। तो मैंने बताया था रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ रजिस्टर विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। बट जो कंडक्टेंस है वो तो इसका इनवर्स है, व्युत्क्रम है। तो कंडक्टेंस की डेफिनेशन क्या हुई? कंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ a resistor which support the flow of current, or it is the ability of a device which support the flow of current। तो इन दोनों को डिफाइन कर लेते हैं। रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस is the opposition to flow the current, flow of current। यहीं पे अगर मैं बात करूं कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस G इक्वल्स टू 1/R होता है। कंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन डिवाइस विच सपोर्ट द फ्लो ऑफ करंट।